नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र में। दोस्तों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र में जो 4-4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आना है, 4 नंबर वाले 4 प्रश्न आते हैं, उनके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं निकाल के आया हूँ। इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जो 12 फरवरी को पेपर आना है, वो आपको मैं उसके जो 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए बिना देरी किए चालू करते हैं। पहला है आपका मांग की लोच को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये है आपके सामने आंसर। और मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व। नंबर 1, वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत होती है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। प्रायः वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट है आपका उपभोक्ता के व्यवहार का। ठीक है, उपभोक्ता की आय, सॉरी, उपभोक्ता की आय। इसका आंसर है किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाने पर वह किसी वस्तु की अधिक मात्रा ऊंचे मूल्य पर क्रय कर लेगा, किंतु आय कम होने पर वस्तु का मूल्य कम होने पर भी मात्रा में क्रय कम करेगा। अर्थात आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और आय घटने पर मांग कम हो जाती है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है ऋतु में परिवर्तन। जाड़े की ऋतु में बर्फ का मूल्य काफी कम हो जाने पर भी बर्फ की मांग नहीं होती, किंतु इसके विपरीत गर्मी की ऋतु में बर्फ का मूल्य बढ़ जाने पर भी उसकी मांग में कमी नहीं आती। अतः ऋतु परिवर्तन का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। चौथा पॉइंट देखें। चौथा है भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना। मूल्य अपरिवर्तित होने पर भी यदि भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना होती है तो वर्तमान में ही वस्तु की मांग बढ़ने लगती है। इसी प्रकार जब भविष्य में मूल्य घटने की संभावना होती है तो वर्तमान में मूल्यों के अपरिवर्तित रहने पर भी उनकी मांग में कमी होने लगती है। ओके, चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्थापन वस्तु और पूरक वस्तुओं में अंतर। चलिए देखिए इसका आंसर देखते हैं। पहले देखते हैं स्थापन वस्तु। तो जब किसी वस्तु का प्रयोग किसी वस्तु के अभाव या स्थान में किया जाता है तो उसे स्थापन वस्तुएं कहते हैं। साधारणतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थापन वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है। उदाहरण चाय, कॉफी, गुड़, चीनी, गेहूं, मक्का, घी, वनस्पति आदि। ओके, अब चलिए पूरक को देख लीजिए। तो पूरक है जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब हम किसी वस्तु का प्रयोग दूसरी वस्तु के अभाव में नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है, जैसे कलम, स्याही, चाय, चीनी, क्रिकेट बैट एवं बॉल आदि। अब आप बोल रहे होंगे कि ये अंतर था, आप तो परिभाषा बता रहे हैं। दोस्तों, आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसमें आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे क्योंकि आप दोनों को पूरी तरीके से परिभाषित करते रहे हो। ठीक है, और यही सही अंतर होता है। आपको हेडिंग बना के स्थापन और पूरक वस्तु की हेडिंग बना के लिख देना है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर। इसका आंसर है व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग। देख लीजिए, व्यक्तिगत मांग वह मांग है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा व्यक्ति द्वारा खरीदी गई मात्रा के संबंध को दर्शाता है। और बाजार मांग, बाजार मांग वह मांग है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई मात्रा के संबंध को व्यक्त करती है। नंबर 2, व्यक्तिगत मांग एक व्यक्ति की मांग होती है और बाजार मांग बाजार में उपस्थित बहुत सारे व्यक्तियों की मांग होती है। नंबर 3, व्यक्तिगत मांग मूल्य तथा एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा में फलनात्मक संबंध को दर्शाती है। इसमें बाजार मांग मूल्य द्वारा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मांगी गई मात्रा में फलनात्मक संबंधों को दर्शाती है। और आपका चौथा है विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा व्यक्तिगत मांग है। और इधर है विभिन्न कीमतों पर अनेक व्यक्तियों द्वारा एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं की मांग का जोड़ बाजार मांग है। और इसका पांचवा है एक व्यक्ति व्यक्तिगत मांग को प्रभावित कर सकता है और एक व्यक्ति कभी भी बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है मांग के नियम के अपवाद लिखिए। इसका आंसर है भविष्य में पहली हेडिंग है भविष्य में किसी वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना। जैसे कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के साथ साथ भविष्य में उसके दुर्लभ होने की भी आशंका पैदा हो जाए तो लोग उस वस्तु का संग्रह करना आरंभ कर देंगे। फलतः वस्तु की मांग में कमी होने के स्थान पर
वृद्धि हो जाएगी। युद्ध काल में इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे समय लोग वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर भी उनकी अधिक मांग करते हैं। ओके, दूसरी हेडिंग है आवश्यक वस्तुओं के संबंध में नियम क्रियाशील नहीं होता। हम पहले कह चुके हैं कि मांग का नियम हासमान तुष्टिगुण नियम पर आधारित है। हासमान तुष्टिगुण नियम केवल सुखमय अर्थव्यवस्था में ही लागू होता है, अतः यह मांग के नियम के संबंध में भी सत्य है। आप इसको यहीं तक करोगे। ओके, और तीसरा है आपका प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली अथवा मूल्यवान वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा। प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली अथवा मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग धनी लोग समाज में सम्मान पाने अथवा अपनी संबद्धता का प्रदर्शन करने की दृष्टि से करते हैं, अतः इनका मूल्य बढ़ जाने पर भी इनकी मांग और अधिक बढ़ जाती है। इसके विपरीत इनका मूल्य कम हो जाने पर इनकी मांग कम हो जाएगी। ओके, और नंबर 4 है उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी उपभोक्ता अज्ञानता बस ऊंचे मूल्यों पर वस्तुओं को की अधिक मांग करते हैं। जब मूल्य घट जाता है तो वे इनकी मांग कम कर देते हैं। इसे भी मांग का नियम का अपवाद माना जाएगा। और पांचवा है आपका जनसंख्या में वृद्धि के कारण। मूल्य बढ़ जाने पर भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे कि आज भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण खाद्यान्न का मूल्य बढ़ने पर भी मांग बढ़ रही है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझाइए। ओके, इसका आंसर है एक फर्म का लागत फलन उसके उत्पादन तथा लागत के संबंध को प्रदर्शित करता है। फर्म के लागत फलन का निर्धारण उत्पादन फलन तथा लागतों की कीमत करती है। उत्पादन फलन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार का होता है। इसी प्रकार लागत फलन भी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार का होता है। अल्पकाल समय की वह अवधि जिसमें फर्म के कम से कम या अधिक लागत आगत स्थिर होते हैं तथा बाकी परिवर्तनशील होते हैं। सामान्यतः अल्पकाल में मशीनें तथा प्लांट्स स्थिर होते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। इसी फर्म के उत्पादन का आकार उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली मशीनों के आकार पर निर्भर करता है। अतएव अल्पकाल में फर्म के प्लांट की क्षमता स्थिर होती है, इसलिए फर्म के वर्तमान प्लांट पर परिवर्तनशील लागतों जैसे श्रम, कच्चे माल, शक्ति आदि का अधिक या कम प्रयोग करके उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु अल्पकाल में उत्पादन को केवल प्लांट की वर्तमान क्षमता तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसमें शून्य से लेकर वर्तमान उत्पादन क्षमता तक परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन का कोई साधन स्थिर नहीं होता। किसी प्रचलित फर्म की दृष्टि से दीर्घकाल से आशय समय की वह अवधि है जिसमें फर्म नए प्लांट लगा सकती है तथा पुराने प्लांट बंद कर सकती है। किसी उद्योग की दृष्टि से दीर्घकाल से आशय समय की उस अवधि से है जिसमें नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं तथा पुरानी फर्में अपना कार्य बंद कर सकती हैं। दीर्घकाल में एक फर्म के उत्पादन में शून्य से लेकर काफ़ी बड़ी मात्रा तक परिवर्तन हो सकता है। अल्पकाल स्थिर प्लांट समय अवधि फिक्स्ड प्लांट टाइम प्रोवाइड पीरियड जबकि दीर्घकाल परिवर्तनशील प्लांट समय अवधि वेरिएबल प्लांट टाइम पीरियड है। ओके, इसका पांचवा क्वेश्चन, सॉरी इसको भूल गए अपन, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर। इसका आंसर है अंतर का आधार स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम संबंध के आधार पर अंतर करते हैं। इनमें स्थिर लागतों का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है और इसमें परिवर्तनशील लागतों का संबंध अल्पकाल में परिवर्तनशील लागतों से होता है। दूसरा, प्रभाव क्या पड़ता है, चलिए प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर परिवर्तनशील लागतें भी परिवर्तित हो जाती हैं, इसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं उत्पादन बंद करने का प्रभाव। अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर भी स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती हैं और इसमें अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। और चौथा है कुल लागत से संबंध। कुल लागत में से परिवर्तनशील लागतें घटाने पर स्थिर लागतें प्राप्त होती हैं और कुल लागत में से स्थिर लागतें घटाने पर परिवर्तनशील लागतें प्राप्त होती हैं। तो ये आपका स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 7वें क्वेश्चन से यानी कि 16वें क्वेश्चन तक, टोटल 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन तक हम कवर करेंगे। तो
तो जब तक के लिए आप बढ़िया से इनको याद करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि सारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।